अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लियन जबरा मैथ 209 लेक्चर नंबर 5। ये लेक्चर भी लेंथी है, इसलिए मैं इसको दो पार्ट्स में करूंगा। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट 7 स्लाइड्स करेंगे। और आपको जो पिछला लेक्चर है उसमें आपको याद होगा हमने इस तरह की बात की थी कि आपके पास एक सेट है जिसमें दो वेक्टर्स हैं या दो से ज्यादा हैं। एक अगर बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर कोई वेक्टर भी बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो सेट होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैंने ये भी कहा था कि हम ऐसे सेट की बात करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही वेक्टर होगा। ये वो केस आ रहा है जिसमें अब एक ही वेक्टर है। पहली चीज वो कह रहा है कि v1 जो आपके पास है नॉन जीरो वेक्टर है। और यहाँ पे देख लें वो कहता है ऐसा सेट हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। इसको समझना है, इसको याद नहीं करना। तरीका वही होगा कि इस वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पुट इट इक्वल टू जीरो वेक्टर, थ्योरी वही है। प्लस इसलिए नहीं किया हुआ कि और वेक्टर है ही नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हमने सॉल्व करना है और ये चीज सामने देखनी है कि आपके पास वेक्टर नॉन जीरो है। अब एक चीज तो पहले ही नॉन जीरो है और उसको किसी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर आपके पास आ रहा है जीरो वेक्टर। तो वो तभी हो सकता है जब ये जो कांस्टेंट है ये जीरो होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर नॉन जीरो है। ये देखें, वेक्टर नॉन जीरो है, आंसर आपके पास जीरो आ रहा है। तो ये k जो है आपके पास मस्ट बी इक्वल टू जीरो स्केलर, एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। अब ये एक ही सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें एक ही वेक्टर है और वो आपके पास नॉन जीरो वेक्टर है, वो सेट हमेशा होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि यहाँ पे लिखा है द सेट कंटेनिंग ओनली वन नॉन जीरो वेक्टर। ऐसा सेट जिसमें एक नॉन जीरो वेक्टर हो वो सेट हमेशा होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। उम्मीद है कि पता लग गया होगा, वरना दोबारा सुन लीजिएगा। इसी तरह से अगर एक सेट है जिसमें सिर्फ जीरो वेक्टर है, ये हमेशा डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसका तरीका भी वही है। इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे, यानी कि जीरो वेक्टर के बराबर। अब इसको सॉल्व करना है। अब तो साफ नजर आ रहा है कि के जीरो तब भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इन्फिनिट नॉन जीरो के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। लिखा हुआ है इज सेटिस्फाइड बाय इन्फिनिट नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ के। और आपने क्या कहा था, लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है? जब यही लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, पुट इट इक्वल टू जीरो। तो आप कहते हैं जी कि जब ये कांस्टेंट सारे के सारे या कोई एक आपके पास के आ जाए नॉन जीरो, तो ये तो इन्फिनिट नॉन जीरो के लिए सेटिस्फाइड है। यहां से फिर पढ़ लें, ये जीरो वेक्टर है, ये डिपेंडेंट होगा। आपने इसको के से मल्टीप्लाई किया है, पुट इट इक्वल टू जीरो, प्लस और कुछ नहीं किया क्योंकि और कोई वेक्टर था ही नहीं। और आप नजर आ रहा है कि जीरो के लिए तो सेटिस्फाइड है, लेकिन इन्फिनिट नॉन जीरो के लिए भी है। अब जब कांस्टेंट नॉन जीरो आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये केस हो गया लीनियरली डिपेंडेंट का, या जीरो वेक्टर इज ऑलवेज डिपेंडेंट। ये आपके पास हो गया। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा मैं तेज गया हूं क्योंकि ये चीजें तो आपने की हुई थी। अब ये एक एक वेक्टर के लिए इतना टफ नहीं था, फिर भी इसको सुन लीजिएगा। ज्यादा टाइम जो लगाना है मैंने अब यहाँ पे लगाना है। देखें, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो सोल्यूशन स्पेस होती है होमोजेनियस सिस्टम की ऑफ द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू जीरो, और ये सब स्पेस होती है आर एन की, इसको कहते हैं नल स्पेस ऑफ ए। इसको अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात है कि होमोजेनियस सिस्टम आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। सबसे आसान रखें, जो होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं नल स्पेस ऑफ ए। नल का मतलब होता है जीरो। देखें, इसकी भी लॉजिक है। नल का मतलब होता है जीरो, यानी कि सारे के सारे वेक्टर व्हेन यू मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स है, आंसर इज द जीरो वेक्टर। वो सारे के सारे वेक्टर जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो वो होती है नल स्पेस ऑफ ए। लेकिन अब इसमें कई चीजें समझने वाली हैं। एक चीज है कि ये तो आपके पास डेफिनेशन है, इसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर एक्सेप्ट करते हैं फिर इसको याद करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये सब स्पेस होती है आर एन की, फिर कहेंगे ये ड्राई सब्जेक्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ मेहरबानी करके लॉजिक समझ लिया करें, टीचर्स भी लॉजिक समझा दिया करें। इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे ये सब स्पेस क्यों बनती है। लेकिन पहली चीज है कि ये आर एन कहां से आ गया, ये आर एन कैसे आ गया। कैसे कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ये आर एन में कंटेन्ड है। ये मजीद समझाने से पहले एक चीज मैं बोले लगूं, बेशक आप कॉपी पेंसिल रख रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। जब R2 की बात करते हैं तो उसके अंदर जो वेक्टर्स होते हैं उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई, और आसानी के लिए कर लें x1 x2। अगर R3 होती है तो उसमें जो वेक्टर्स होते हैं उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं x1 x2 x3। इसी तरह जो Rn स्पेस होती है उसके अंदर जो वेक्टर्स होंगे उनमें हर वेक्टर के n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, यानी x1 x2 x3 एंड सो ऑन एंडिंग एट xn। ये तो मैंने Rn का आपको बता दिया। आगे चलते हैं, मजीद क्लियर होगा। ये देखिए वो कह रहा है जी कि नल स्पेस ऑफ ए इज अ सबस्पेस ऑफ आर एन। अब ये देख लें, ये आपका अगला जो था ना वो प्रॉब्लम सेट 2 उसमें था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने यही सॉल्व किया हुआ है। सोल्यूशन नीचे देख लें। अब नल स्पेस का पता होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया ना, नल स्पेस क्या है। नल स्पेस आपके पास है सोल्यूशन स्पेस ऑफ ए एक्स इक्वल टू जीरो, या सारे के सारे वेक्टर्स जो आप ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज जीरो। सबसे पहले ये जो आपने सेट दिया होता है ना, या ये कहना चाहिए जो सबसेट दिया होता है मेन स्पेस का, आर एन यहाँ पे मेन स्पेस है, उसका जो सबसेट दिया हुआ है इस केस में वो नल स्पेस ऑफ ए है। उसको लिखने का तरीका आना चाहिए, यानी उसमें वो एलिमेंट्स हैं जो आर एन के, जारी बात है आर एन में से आ रही है, लेकिन सारे के सारे नहीं है। वो वाले हैं जिनको आप ए से करें मल्टीप्लाई तो आंसर जीरो आता है। अब देखें वो क्यों कह रहा है कि आर एन में से आ रहा है। ये देखें,
नल स्पेस जो है ना, ये मैट्रिक्स m क्रॉस n लिखते हैं ना, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर सुन ले, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? x भी देखें मैट्रिक्स ही है, ये स्पेशल तौर पे मैट्रिक्स होती है। देखिए अगर ये आपके पास कॉलम वेक्टर तो इसका मतलब एक कॉलम है, रोज तो इसकी है ना, रोज तो होंगी। अब जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। n कॉलम्स है इसके, इसकी रोज कितनी होंगी? क्योंकि ये तो कॉलम वेक्टर है, कॉलम तो एक ही है लेकिन रोज होंगी n। कैसे? फर्स्ट रो ध्यान से सुने, x1, सेकंड रो x2, लास्ट रो xn। तो वही वाली बात हो गई कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो नंबर ऑफ रोज तो इसकी n है, या ये कह लें n कंपोनेंट्स हैं, x1 x2 आखिर में xn, इसलिए ये Rn में कंटेन्ड है। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ये क्यों कहते हैं कि नल स्पेस जो है Rn में कंटेन्ड है। सब स्पेस कैसे कैसे कह सकते हैं कि ये सब स्पेस भी है? तो यहाँ पे देख लें सब स्पेस क्यों कहते हैं इसको। उसके लिए वही तरीका करना पड़ेगा जो सब स्पेस को प्रूव करने का होता है। दो एलिमेंट्स आपने लेने हैं, n में से लेने हैं, मेहरबानी करके Rn में से ना लीजिएगा, Rn तो पहले ही वेक्टर स्पेस है। अब अगर दो एलिमेंट्स n में से आ रहे हैं तो इसका मतलब a टाइम्स x1 भी 0 के बराबर है, a टाइम्स x2 भी 0 के बराबर है, क्योंकि ये आपके पास जो होमोजेनियस सिस्टम है उसका सॉल्यूशन है। दूसरा, इनको ऐड करके देखना है कि ये इसमें जाते हैं n में कि नहीं। ऐड करके देखें, यहीं पे गलती करते हैं। मेहरबानी करके स्टूडेंट्स ये जरा सी बात ध्यान से सुन लें, और वो ये है कि आपने एडिशन के लिए, आपने स्केलर मल्टीपल के लिए ये वाली कंडीशन चेक करनी होती है जो यहाँ पे दी होती है। अगर एडिशन के लिए भी ये सेटिस्फाइड है और स्केलर मल्टीपल के लिए भी, बस हो जाएगा प्रूव कि सब स्पेस है। नहीं सेटिस्फाइड तो नहीं है। आपने देखना है कि ये सेट क्लोज है अंडर वेक्टर एडिशन और ये सेट क्लोज है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे वेक्टर एडिशन हो रही है, a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब a को x1 प्लस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना बड़ा स्टेप नहीं है, ax1 प्लस ax2, ax1 भी 0 है, ax2 भी 0 है, ये तो हो गया। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बताना ये है कि अब आपके पास x1 प्लस x2 जो है ये n को बिलोंग कर रहा है, ये बताना बहुत जरूरी है। और ये काफी नहीं है, बताएं फ्रॉम 1। ये क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली जब आप स्केलर मल्टीपल के लिए चेक कर रहे हैं तो a को मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर मल्टीपल के साथ, यानी कि kx1, और ये आपको पता है कि जो स्केलर होता है सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल कॉमन आ जाता है, ax1 0 है, तो kx1 भी उसमें जाएगा। रीजन कि आपके पास जो kx1 है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इन शॉर्ट, x1 प्लस x2 भी सोल्यूशन है सिस्टम का, kx1 भी सोल्यूशन है सिस्टम का। देखिए अनसीन क्वेश्चन है तो यूं भी आ सकता है, ध्यान से सुने, ऐसे भी आ सकता है कि आप प्रूव करें कि होमोजेनियस सिस्टम है, सम ऑफ सॉल्यूशन इज अगेन अ सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑफ सॉल्यूशन इज अगेन अ सॉल्यूशन। सम ऑफ सॉल्यूशन कब सॉल्यूशन होगा? जब इसको सेटिस्फाई करेगा, ओ भाई कर रहा है। मल्टीपल ऑफ सॉल्यूशन कब सॉल्यूशन होगा? जब ये मल्टीपल ऑफ द सॉल्यूशन भी इसको सेटिस्फाई करेगा, कर रहा है। तो यहाँ पे देख लें, x1 प्लस x2 भी n में चला गया, kx1 भी n में चला गया। मैं बार बार कह रहा हूँ n लिखना है, rn नहीं लिखना। रीजन जरूर दें, ज्यादा अच्छा है आप बताएं कि x1 प्लस x2 kx1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या ये सोल्यूशन है होमोजेनियस सिस्टम का। नहीं तो कम से कम इतना तो लिखे ना फ्रॉम 1 एंड 2। 1 ये जहां पे आपने यही प्रूव किया हुआ है कि x1 प्लस x2 जो है सोल्यूशन है होमोजेनियस सिस्टम का। आपने प्रूव किया हुआ है कि kx1 सोल्यूशन है होमोजेनियस सिस्टम का, क्योंकि जब a को मल्टीप्लाई किया x1 प्लस x2 से आंसर आ गया 0, a को मल्टीप्लाई किया k इंटू x1 से तो अभी आंसर आ गया आपके पास 0। तो यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ना समझ आए इसको दोबारा सुन लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है डन लास्ट टाइम। आपने नल स्पेस इस मैट्रिक्स की निकाली थी जो कि इसके बराबर थी। अब ये शायद ना पता लग रहा हो ये सर ने क्या बोल दिया। ये देखें, सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा कि जो आपका लास्ट टाइम लिखा हुआ है ना, और दूसरी बात कि ये मेरे ही लेक्चर है जहां से आ रहा है, कोई और रेफरेंस नहीं है। आपका जो 4th लेक्चर था उसकी जो 11th स्लाइड थी ना उसमें था। वैसे वो लेक्चर 4B में थी, 4B की 11th नहीं कह रहा, ओवरऑल जो आपके पास 11th स्लाइड थी लेक्चर 4 की, यहाँ पे स्लाइड नंबर आता है, उधर देखिएगा। आपने बकायदा इसको सॉल्व किया था, होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व किया था जिसमें ए यही था। हाँ, ये था कि वहां पे आपने k1 k2 k3 लिखे थे, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने x1 x2 x3 लिखे, यही सोल्यूशन निकाला था आपने। वहां पे k1 था जो आपने 3t निकाला था, वहां पे k2 था जो आपने t निकाला था, वहां पे k3 था जो आपने -t। यहाँ पे x1 x2 x3 लिख दिए, वो मसला नहीं है। बात सारी ये है कि आपके पास जो होमोजेनियस सिस्टम का सोल्यूशन है वो ये था, ठीक है जी। यहाँ पे t कोई भी आपके पास रियल नंबर है, यानी कि क्वेश्चन हुआ था, ये नया नहीं है, देख लें। नल स्पेस आपने पहले भी इसकी निकाली थी। आपने कहा था सॉल्व कर दें ax इज इक्वल टू 0 को, जहां पे a ये था। ये तो थोड़ा मैंने जरा क्विकली बता दिया, ठीक है जी। लेकिन आगे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, इसको ध्यान से देखें। नलिटी ऑफ ए, डायमेंशन जो होती है ना नल स्पेस ऑफ ए की, उसको कहते हैं नलिटी ऑफ ए।
जो डायमेंशन होती है नल स्पेस ऑफ ए की उसको कहते हैं नलिटी ऑफ ए। अब देखें ये सारा आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, और मैंने आपको कहा था अगर आपने बेसिस काबू कर लिए तो ये कोर्स ही काबू हो गया। बेसिस होते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और स्पैन करते हैं। और यहाँ पे देख लें, क्योंकि जो नल स्पेस ऑफ ए है उसकी जो डायमेंशन है वो नलिटी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नलिटी ऑफ ए, तो सबसे पहले आपने होमोजेनियस सिस्टम ही सॉल्व करना होगा, ए एक्स इक्वल टू 0, और उसके बाद जो सोल्यूशन स्पेस आ जाएगी ए एक्स इक्वल टू 0 की, उसके बेसिस मालूम करने होंगे। बेसिस पता लग जाएंगे, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने होंगे। ले मैंने पूरा पूरा आपको तरीका बता दिया, दोबारा इसको देख लीजिएगा, लेकिन नीचे क्वेश्चन किया हुआ है। अब वो देखें, अब ये इसकी नोटेशन है नलिटी ऑफ ए। वो कहता है ये जो ऊपर वाली एग्जांपल है ना, इसमें नलिटी ऑफ ए 1 के बराबर है। अच्छा, अब सबसे पहले तो रिकॉल करें, अच्छा जी नलिटी क्या थी? ये थी जी डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए। नल स्पेस ऑफ ए क्या थी? ए एक्स इक्वल टू 0 का सोल्यूशन, वो ये था। अब देख लें, इसमें मैं किसी को मतलब है कि डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं देखता हूं कि जब थ्योरी अंडरस्टैंड नहीं करते तो गलत कर देते हैं क्वेश्चन। सपोज ये आपके पास है, यही क्वेश्चन आता है कि ये आपके पास ए है, इसकी नलिटी मालूम करें। जाहिर बात है कि पहले आप ए एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे पूछते हैं जी, अच्छा जी ये नल स्पेस आ गई है, दिस इज द नल स्पेस ऑफ ए, इसकी डायमेंशन क्या है? तो सोचे समझे बगैर लिख देते हैं 3, क्योंकि वो नजर जो आ रहा है 3 डायमेंशन से आ रही है, हालांकि डायमेंशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। और यहाँ पे देखें बेसिस एलिमेंट एक ही है, ये देखें ये है बेसिस एलिमेंट। अब कहेंगे ये कैसे बन सकता है? देखें अगर आपको बेसिस क्लियर है तो ये नजर आ जाना चाहिए, क्योंकि यही एक एलिमेंट है जो सारी स्पेस को जनरेट कर रहा है। सारी स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं इसी एलिमेंट का मल्टीपल है। एक चीज यानी कि स्पैन हो गया। दूसरा, अभी आपने इसी लेक्चर में किया है कि आपके पास जो एक ही नॉन जीरो वेक्टर होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, किया है ना? ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये बेसिस बन गया। अब यहां से पढ़ें, वो कहता है इन द अबव एग्जांपल नलिटी ऑफ फेज 1, ये ए है, इसकी नलिटी 1 है। नलिटी क्या है? डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, यानी कि ये आपके पास थी ए एक्स इज इक्वल टू 0 की, जो आपके पास सोल्यूशन स्पेस थी उसकी डायमेंशन, ए एक्स इज इक्वल टू 0 की सोल्यूशन स्पेस उसकी डायमेंशन, या नल स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन, ये नल स्पेस है, इसकी डायमेंशन क्या है? वो कहता है दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, यही है ना एक है, यही तो एक है। अभी मैंने बताया ये स्पैन भी कर रहा है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है क्योंकि नॉन जीरो है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, ये हो गया। ये एक ही है, जस्ट वन वेक्टर। देखें 3 नहीं कहना, 3 है तो इसका एक तो आप रटा लगा रहे हैं, दूसरा आप कोऑर्डिनेट्स को काउंट कर रहे हैं कि 1 2 3, कोऑर्डिनेट्स काउंट नहीं करते, हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस काउंट करते हैं। ये है जी की पॉइंट। अब यहाँ पे लिखा है विच इज 1, और सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है दिस इज द बेसिस फॉर द सोल्यूशन स्पेस ऑफ ए एक्स इक्वल टू 0। ये थी सोल्यूशन स्पेस किसकी? ए एक्स इक्वल टू 0 की, और ये बनता है जी बेसिस, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है जो सारी स्पेस को जनरेट कर रहा है, ये स्पैन हो गया। एक ही एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, यही एक बेसिस था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस 1, तो ये हो गया। और जिन लोगों ने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ी है उनके लिए खुशखबरी हो, एक और तरीके से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन बनती है इन 3 डायमेंशंस। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है कि ये इक्वेशन ऑफ द लाइन 3 डायमेंशंस जिन्होंने पढ़ी हुई है, या ये पढ़ा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 3 डायमेंशंस, वो इसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू 3t, x2 इज इक्वल टू t, x3 इज इक्वल टू -t। ये पैरामीट्रिक फॉर्म बनती है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशंस। इसकी मैं डिटेल नहीं दे रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि लाइन तो होती ही 1 डायमेंशन है, वहां से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्चुअली ये 1 डायमेंशन स्पेस है इन 3 डायमेंशंस, ये 1 डायमेंशनल स्पेस है इन 3 डायमेंशंस। उम्मीद है समझ आ गई होगी, ना पता लगे तो दोबारा सुन लीजिएगा, वरना फिर पूछ लीजिएगा। यहां से देखें, हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़नी है। एक तो हमने पढ़नी है डेफिनेशन रो वेक्टर्स की। सिंपल वर्ड्स में यह है कि रो वेक्टर्स ना फ्रॉम द रोज ऑफ द मैट्रिक्स वहां से बनते हैं। एक हमने डेफिनेशन पढ़नी है कॉलम वेक्टर्स की। कॉलम वेक्टर्स जो होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं मैट्रिक्स के, वहां से बनते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जाननी जरूरी है, बेशक आपने पहले देखी हुई है। पहली बात है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। एम होती है नंबर ऑफ रोज। ये फर्स्ट इंडेक्स देखें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, mth रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, mth रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, mth रो। ठीक हो गया। एन नंबर ऑफ कॉलम, जो वर्टिकल लाइंस है, ये फर्स्ट कॉलम। सेकंड इंडेक्स देखें, ये सेकंड कॉलम, ये nth कॉलम, ये तो पता है आपको। अब एक और चीज देखें, आर एन में देखें, उसने कहा वेक्टर्स इन आर एन, ठीक है ना, वेक्टर्स इन आर एन। अब वो कहता है कि पहला जो आपके पास पहली रो है ना, उससे एक हम वेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट रो वेक्टर। अब मैं स्लो जाता हूं, ध्यान से देखें, ये फर्स्ट रो वेक्टर है, ये देख लें, जो फर्स्ट रो है उसी से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, यही a11, a12, a1n, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। ये जो फर्स्ट रो है उसी से आपका ये पहला रो वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो गया।
दूसरी रो ये है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। और ये जो आपके पास सेकंड रो है, इससे भी आपका एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो गया, इसको हमने कह दिया R2 सेकंड रो वेक्टर। अब इस पे चले जाएं, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो nth कॉलम। ये जो लास्ट आपके पास रो वेक्टर है या जो mth रो वेक्टर है, उससे आपने एक और रो वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लिया और ये आपके पास आ गया mth रो वेक्टर। ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से, जितना ध्यान दे सकते हैं, अब सुने जो मैं बात करने लगा हूं। अब देख लें हर वेक्टर के कंपोनेंट्स कितने हैं। फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, nth कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, nth कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, nth कंपोनेंट। हर वेक्टर के n कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब ये वेक्टर्स Rn में जा रहे हैं। अब महला समझ आ जाना चाहिए, मैंने बड़ी डिटेल में बताया, ये वेक्टर्स Rn में जा रहे हैं। जैसे पिछली स्लाइड मैंने कहा था, अगर R2 है तो x1 x2 दो कंपोनेंट्स, अगर R3 है तो x1 x2 x3 तीन कंपोनेंट्स, अगर आपके पास Rn है जो आपने नल स्पेस में देखा था x1 x2 टिल xn n कंपोनेंट्स, इसमें भी हर वेक्टर के n कंपोनेंट्स हैं, Rn में जा रहे हैं। जो रट्टा लगाते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे m लिख देते हैं, भाई m नंबर ऑफ रोज है, हालांकि m बता रहा है कि कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो mth रो। ये जो n है ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। Rn बता रहा है कि वो वेक्टर्स किस स्पेस में हैं, यानी कि ऐसी स्पेस में है जिसमें हर वेक्टर के n कंपोनेंट्स है फर्स्ट सेकंड n, फर्स्ट सेकंड n, फर्स्ट सेकंड n, बस ये है। कहता है फॉर्म फ्रॉम द रोज ऑफ ए, इनको कहते हैं जी रो वेक्टर्स ऑफ ए, ये है जी रो वेक्टर्स ऑफ ए। इसी तरह से कहता है ये वाले जो वेक्टर्स हैं, ये देख लें, नोट्स में शायद ये अंडरलाइन नहीं हुआ, आप कर लीजिएगा, ये गलती हो गई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने वेक्टर्स को अंडरलाइन किया हुआ है। ये फर्स्ट कॉलम वेक्टर है जो पहले कॉलम से ही बन रहा है, ये देख लें, ये सारा फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो की एंट्री है, ये सेकंड रो की, mth रो की। यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास सेकंड कॉलम है, इससे जो आपके पास है सेकंड कॉलम वेक्टर बन रहा है, ये देखें 2 2 2 सेकंड इंडेक्स। यहाँ पे देखें ये nth कॉलम है, इससे आपने nth कॉलम वेक्टर बना लिया। ये n n n, ये फर्स्ट रो की एंट्री है, ये सेकंड रो की एंट्री है, ये आपके पास क्या है, ये mth रो की एंट्री है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो जारी बात है ये आपके पास जो है n कॉलम वेक्टर्स होंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, nth कॉलम, ये तो होगी स्ट्रेंथ। किस में बिलोंग करते हैं, कहता है Rm में। Rm में बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है हर वेक्टर के m कंपोनेंट्स होंगे। अब देख लें, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, mth कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, mth कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, mth कंपोनेंट। हर वेक्टर के m नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पे लिखा है फॉर्म फ्रॉम द कॉलम्स ऑफ ए, इनको कहते हैं कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए। ये बने सारे के सारे फ्रॉम द कॉलम्स ऑफ ए, और ये है कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए, ये आपके पास है। ठीक है जी, तो अब आपको पता लग जाना चाहिए सीधा सीधा, देखिए अब मैं शॉर्ट फॉर्म में बताने लगा हूं, पता लग जाना चाहिए टोटल नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है, m, क्योंकि रो से बनते हैं रो वेक्टर्स, तो m नंबर ऑफ रो वेक्टर्स हो गए। और इसके अलावा यहाँ पे देख लें, हर रो वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स हैं, n कंपोनेंट्स है, फर्स्ट सेकंड n, ये सारे के सारे रो वेक्टर चले गए Rn में। अब ये समझ आ जाना चाहिए यहाँ पे n क्यों लिखा हुआ है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स कितनी है, n, क्योंकि n कॉलम्स थे। अब इसी तरह से हर कॉलम वेक्टर जो है उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये mth है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये mth है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यानी कि m कंपोनेंट्स हैं। m कंपोनेंट्स हैं तो ये चले गए Rm में, यहाँ पे n नहीं लिखना। उम्मीद है कि पता लग गया होगा कि आपके पास जो रो वेक्टर्स हैं वो Rn में होते हैं, कॉलम वेक्टर्स Rm में क्यों होते हैं, पता लग जाना चाहिए। अब यहाँ पे कहता है ए आपके पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है, m रोज m कॉलम्स। फिर वो कहता है सबस्पेस ऑफ Rn, ये जैसे नल स्पेस की बात की थी वैसे ही बात कर रहा है। सबस्पेस ऑफ Rn, आगे ध्यान से पढ़ें, स्पैन्ड बाय द रो वेक्टर्स ऑफ ए, इसको कहते हैं जी रो स्पेस ऑफ ए। अब देखें ये स्पैनिंग का पता होना चाहिए, स्पैनिंग का पता होना चाहिए। वो कहता है स्पैन्ड बाय द रो वेक्टर्स ऑफ ए, उसको कहते हैं रो स्पेस ऑफ ए। जो रो स्पेस ए की होगी उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, ध्यान से सुने, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे रो वेक्टर्स का। फिर देख लें, कहता है सबस्पेस ऑफ Rn स्पैन्ड बाय द रो वेक्टर्स ऑफ ए इज कॉल्ड द रो स्पेस ऑफ ए। रो स्पेस में आपके पास जो हैं एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे रो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। इसी तरह से वो कहता है सबस्पेस ऑफ Rn स्पैन्ड बाय द कॉलम वेक्टर्स इज कॉल्ड द कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है जी, यहाँ पे कहता है जो आपके पास कॉलम स्पेस है होगी ए की, जो कॉलम स्पेस ए की है उसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे दे आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स। स्पैन्ड बाय कॉलम वेक्टर्स का ये मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स। और अब इसमें नहीं डाउट होना चाहिए कि रो स्पेस Rn में क्यों है, इसलिए कि रो वेक्टर्स Rn में थे, और कॉलम स्पेस जो है Rm में क्यों है, क्योंकि जो कॉलम वेक्टर्स थे वो Rm में थे। ये सारा मैंने पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं पता लग रहा ये सबस्पेस कैसे बन गई, रो स्पेस Rn की सबस्पेस कैसे बन गई, और कॉलम स्पेस जो है Rm की सबस्पेस कैसे बन गई। वही मैं कहता हूँ ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन की भी लॉजिक अंडरस्टैंड कर लेंगे तो डेफिनेशन भी आपको पता लग जाएगा कि लॉजिक बेस्ड है, तुक्का मार के नहीं बनाई गई, लॉजिक बेस्ड है। आगे इसका प्रूफ करते हैं।
ये देखें, इन्होंने ये कहा लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन मोर एंड सी रो स्पेस ऑफ ए जो है ये सबस्पेस ऑफ आर एन है। कैसे बनती है सबस्पेस ऑफ आर एन, आगे मैंने प्रूफ किया हुआ है। वैसे जो आपका प्रॉब्लम सेट 2 था उसमें था, लेकिन देख लें जो टफ क्वेश्चन है वो मैं क्लास में ही, या देखें यहाँ पे मैंने स्पेशली स्लाइडें बना ली हैं खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो रिमोटली इस कोर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं। उम्मीद है इस तरह साथ साथ करेंगे तो सीख जाएंगे। ये देखें जी, वो कहता है रो स्पेस ऑफ एम क्रॉस वन मैट्रिक्स, इसको आर लिख लेंगे। देखें इट्स नॉट फॉर द रियल नंबर, मैंने इसको नाम दिया हुआ है रो स्पेस का, जो कि आर से मैंने डिनोट कर दिया है। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे आर एन के होंगे, ये हमने पहले बात की थी कि रो स्पेस आर एन में है क्योंकि आपके पास रो वेक्टर्स आर एन में होते हैं। अब देखें क्विकली बोला मैंने, ये तो मैंने रिवाइज कराया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर ये रो स्पेस है, इसका जो भी आपके पास एलिमेंट होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स होगा। इसमें देख लें, गलती ना कीजिएगा, यहाँ पे एन ना लिख दीजिएगा, इस एन को देख के ये चीज बता रही है कि कौन सी स्पेस में से वेक्टर आ रहा है। ये जो आपके पास बता रहे हैं, ये बता रहे हैं टोटल रो वेक्टर्स कितने थे, एम थे, एम क्रॉस एन। फर्स्ट रो वेक्टर, सेकंड रो वेक्टर, एमथ रो वेक्टर, यानी कि k1r1 प्लस k2r2 kmrm। वेक्टर्स को लाजमी अंडरलाइन करें और स्केलर्स को अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है। अब आपने क्या प्रूव करना है कि ये आपके पास जो है सबस्पेस है कि नहीं। मैं कहता हूं अगर आपने ये लिख लिया ना तो आधा क्वेश्चन हो गया, आधा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपने दो एलिमेंट्स लेने और मेहरबानी करके आर में से लेने, आर एन में से नहीं लेने। ये ले लें, पहला एलिमेंट ये जो आपके पास है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स, दूसरा एलिमेंट ये भी है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स, यानी कि k1r1, या हमने अगली टर्म लिखी नहीं, अगर आप ना लिखने चाहते हैं तो आप लिख लें k2r2, लास्ट है kmrm। इधर ना गलती हो जाए, बार बार कह रहा हूं m लिखना है क्योंकि m नंबर फरोज है। इसी तरह से जो अगला एलिमेंट होगा वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स होगा, c1r1 कर दें, cmrm कर दें। स्केलर्स डिफरेंट लें क्योंकि यहां मैंने देखें k1 लिखा हुआ है, यहाँ पे km लिखा हुआ है, यहाँ पे c1 c2 और यहाँ पे cm, ठीक है। अब आपने देखना है कि ऐड करके जो है जो चीज आती है क्या वो आर में जाती कि नहीं। देखिए पहले ही सोच लिया करें, वो तब जाएगी अगर वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगी रो वेक्टर्स का। ऐड करके देख लें, ऐड करना तो मुश्किल नहीं है, आर वन कॉमन ले लें तो यहाँ पे k1 प्लस c1, इस तरह से यहाँ पे आर एम कॉमन ले लें, km प्लस cm। लेकिन अब जरा ध्यान से देखें, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है रो वेक्टर्स का, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है रो वेक्टर्स का, इसलिए बिलोंग टू आर होगा। बार बार कह रहा हूं यहाँ पे आर एन नहीं लिखना। अगर ये चीज आपको तंग करती है ना, इसको बेशक आप डब्ल्यू लिख लें, कोई मसला नहीं है। मैंने तो इसलिए आसानी की थी कि रो स्पेस फॉर आर, आर फॉर रो स्पेस, ठीक है, नॉट फॉर रियल नंबर, ये ना हो जाए, कंफ्यूज नहीं करना। और दूसरा आपने लेना है स्केलर मल्टीपल। जब स्केलर मल्टीपल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k1 r1, और आगे अगली टर्म लिखी हुई आ जाएगी k2 r2, लास्ट आ जाएगी k r m। अब यहाँ पे देख लें, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है रो वेक्टर्स का, ये भी आर को बिलोंग करेगा। अब वो यही कहता है, और यहाँ पे देख लें, अब एक और चीज का ध्यान रखें, ये बताना बहुत जरूरी है कि बिलोंग टू आर, ये बताना बहुत जरूरी है बिलोंग टू आर। यहाँ बात खत्म नहीं कर देनी, रीजन भी देनी है, जैसे नीचे दी हुई है, उन्होंने रीजन दी हुई है सिंस 1 एंड 2। ध्यान से देखें, 1 एंड 2 से मुराद है कि जो वेक्टर एडिशन हो रही है और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दे आर आल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स। ये देखें, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स था, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स है, और इस सेट में वही चीजें आ रही हैं, वही एलिमेंट्स आ रहे हैं विच आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स। तो यहाँ पे देख लें, सम ऑफ टू एलिमेंट्स वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स है, और इसके अलावा जो स्केलर मल्टीपल है वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों चले गए आर में। तो इस तरह से ये आपके पास क्या हो गया, रो स्पेस ऑफ आपके पास जो मैट्रिक्स है वो बन गई सब स्पेस ऑफ आर एन। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ना पता लगे दोबारा सुन लीजिएगा। आए अब कॉलम स्पेस को प्रूव करते हैं कि वो बनेगी सब स्पेस ऑफ आर एम। ये देख, कहता है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉलम स्पेस ऑफ ए इज अ सबस्पेस ऑफ आर एम। देखें ये पहले क्लियर होना चाहिए कि सारे के सारे कॉलम वेक्टर्स आर एम में थे, इसलिए अगर ये सबस्पेस बनती है तो आर एम की ही बनेगी। वो कहता है लेट कॉलम स्पेस ऑफ ए एम क्रॉस एन इज गिवन बाय, या कॉलम स्पेस ऑफ ए इज गिवन बाय। ये शायद मैं थोड़ा सा तेज चला जाऊं क्योंकि वैसे ही प्रूफ है जैसे पिछला, लेकिन जो ध्यान में लाने वाली चीज है वो ये है कि आपने एलिमेंट आर एम में से लेना है। कॉलम स्पेस को मैंने आसानी के लिए सी लिख दिया है, आपने डब्ल्यू लिखना है, डब्ल्यू लिखना है। ध्यान ये करना है आपने, हर एलिमेंट जो होगा वो होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स, और कॉलम वेक्टर्स टोटल होते हैं एन, यानी कि k1 c1 कर दें, k2 c2 कर दें, और एंड में आ जाएगा kn cn। इस तरह का एलिमेंट होता है। अब आपने दो एलिमेंट लेने हैं इसमें से, पहला एलिमेंट भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स होगा, दूसरा भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स होगा। अब यहाँ पे देख लें, अगर ये चीज तंग करती है, मैंने इसको C1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको Cn लिखा हुआ है, आप बेशक यहाँ पे A1 कर दें, यहाँ पे An कर दें, लेकिन मेन चीज है कि जो अंडरलाइन है वो कॉलम है, जो अंडरलाइन नहीं है वो स्केलर है।
जो अंडरलाइन है वो कॉलम है, जो अंडरलाइन नहीं है वो स्केलर है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका बनेगा? कॉलम वेक्टर्स का। k1 प्लस c1 यहाँ पे c1 आ जाएगा। चलते जाएं, kn प्लस cn यहाँ पे cn आ जाएगा। यहाँ पे देख लें, एडिशन जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स है। इस तरह से इसका स्केलर मल्टीपल ले लें, ये आ जाएगा kk1 c1 प्लस kk2 c2 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, प्लस kkn cn। ये देखें, ये तो मैं क्विकली बोलता हूँ, वहां मैं स्लो होता हूँ। जो समझाने वाली चीज है, समझने वाली चीज ये है कि जो स्केलर मल्टीपल आपके पास आ रहा है, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स है। u प्लस v, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स है। ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स है। बात यहाँ खत्म नहीं करनी, बताना है u प्लस v c में से आ रहा है। मेहरबानी करके rm ना लिखिएगा। k टाइम्स u c में से आ रहा है, rm ना लिखिएगा। rm तो पहले आपके पास क्या है? वेक्टर स्पेस है। तो केयू जो आपके पास है सी में से आ रहा है, लेकिन इतना नहीं, आगे बताना है। इसलिए कि कह रहे हैं बोथ आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स या लीनियर सम ऑफ कॉलम वेक्टर्स। यहाँ पे देख लें, u प्लस v, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स है। जो स्केलर मल्टीपल है वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स है ना? तो यहां से देख लें, तो ये आपके पास है बोथ आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स। मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें करा दी। एक तो मैंने कराई नल स्पेस ऑफ ए और उसको प्रूव किया कि दैट इज द सबस्पेस ऑफ आर एन। फिर मैंने आपको रो स्पेस कराई, वो भी प्रूफ किया कि सबस्पेस ऑफ आर एन। फिर मैंने आपको कॉलम स्पेस कराई, ये प्रूफ किया सबस्पेस ऑफ आर एम। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करूं। अगला लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट होगा स्लाइड नंबर 8 से। ये लेक्चर यहां तक ही एंड हो रहा है। अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर, ये कहना चाहिए 5B, जो बी पार्ट है ना लेक्चर नंबर 5 का, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।